नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर एन बी चाटे आपलं सहर्ष स्वागत करतो आजच्या या इंडस्ट्रियल एसी मशीनच्या या चौथ्या लेक्चरमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला गुगल फॉर्म मध्ये काही 5 क्वेश्चन्स दिले होते. ते मी तुम्हाला गुगल लिंक मध्ये ते 5 क्वेश्चन्स सॉल्व्ह करून सबमिट करायला सांगितले होते. सो टोटल 14 रिस्पॉन्सेस हॅव बीन रेकॉर्डेड. त्यामध्ये 14 मुलांनी त्यांचे रिस्पॉन्सेस रेकॉर्ड केलेले आहेत. फ्रॉम दॅट 14 रिस्पॉन्सेस सम ऑफ स्टुडंट्स हॅव मार्क देअर रिस्पॉन्सेस मल्टिपल टाइम्स. काही विद्यार्थ्यांनी त्यामध्ये मल्टिपल टाइम्स मध्ये त्यांचे रिस्पॉन्सेस रेकॉर्ड केलेले आहेत. तर असं कुणीही करू नये. जे रिस्पॉन्सेस तुम्हाला रेकॉर्ड करायचे ते एका वेळेला एकच रिस्पॉन्स रेकॉर्ड करायचा एकाच विद्यार्थ्याने, हे लक्षात असू द्या. सो विल स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर. बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज लेक्चर we'll just overlook what we have covered in last lectures. So in last lecture we have started our first topic, that is three-phase induction motor. थ्री फेज इंडक्शन मोटर की सुरुवातीला अपन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पाहिले, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखी है कैसे होती है. उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन देखा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का. कंस्ट्रक्शन में हमने 2 मेन पार्ट्स देखे, स्टेटर और रोटर. स्टेटर के 3 मेन पार्ट्स देखे, उसके फंक्शंस देखे. स्टेटर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं आउटर फ्रेम्स, स्टेटर कोर एंड स्टेटर वाइंडिंग. बाद में हमने रोटर देखा. रोटर के 2 टाइप्स है, स्क्विरल केज रोटर एंड स्लिप रिंग रोटर. और जो रोटर के टाइप्स है उसके ऊपर ही थ्री फेज इंडक्शन मोटर के 2 टाइप्स है, दैट इज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर. और नंबर ऑफ फेजेस से भी हम इंडक्शन मोटर को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. उसमें एक होता है सिंगल फेज और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड दूसरा होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर. उसमें हमने स्क्विरल केज का कंस्ट्रक्शन देखा, उसकी वर्किंग देखी. बाद में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का भी हमने कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखा, दोनों का कंपैरिजन देखा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का. उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखा, स्लिप की डेफिनेशन देखी. देन व्हाई एन इंडक्शन मोटर नेवर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज एनएस, ये पॉइंट भी देखा था हमने. देन द इफेक्ट ऑफ लोडिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर, क्या इफेक्ट होता है जब हम लोड कनेक्ट करते हैं इंडक्शन मोटर को, तो उसका इफेक्ट भी हमने देखा था. एंड अप टू दैट मच ऑफ सिलेबस वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर एंड वी हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 10 electrical characteristics, main electrical characteristics. So until and unless you are not thorough with these 10 electrical characteristics, you are not able to understand the chapter. ठीक है, तो आपको ये 10 जो electrical characteristics हैं वो ध्यान में रखना है. उसके फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, वो जो फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखने हैं. ये आपके दिमाग में रखो. सो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक इज सिंक्रोनस स्पीड. उसकी डेफिनेशन मैंने बोली थी कि सिंक्रोनस स्पीड इज द स्पीड एट विच द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स. सिंपल डेफिनेशन है, एक ही सेंटेंस का डेफिनेशन है इसका, कि सिंक्रोनस स्पीड एक ऐसी स्पीड है जो, ये ऐसी स्पीड है, किसकी स्पीड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है. तो जो स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है उस स्पीड को बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड. ज्या स्पीडला रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड रोटेट होत असते आपली, त्या स्पीडला म्हणतो आपण सिंक्रोनस स्पीड. म्हणून सिंक्रोनस स्पीडचा इथं एक फॉर्म्युला दिसतो आपल्याला, ns इज इक्वल टू 120 f1 बाय p. ठीक आहे, काही बुक्स मध्ये f1 मेन्शन केलेलं आहे, इथं काही बुक्स मध्ये f मेन्शन केलेलं आहे. ठीक आहे, तर f1 कन्सिडर करा. आपण स्टेटर साइडचे पॅरामीटर्स जे आहेत त्याला सफिक्स 1 यूज करतो, त्यामुळे f1 आपण कन्सिडर करू. ठीक आहे, तर या फॉर्मूलेवरून काय सांगता येईल आपल्याला विद्यार्थी मित्रांनो, ये फॉर्मूले से क्या बोल सकते हैं कि ns डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स. ns इज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी f1 एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पोल्स. तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया है ns
is depend only on the stator supply frequency F1 and number of poles P. Next, if the number of poles P is constant, अगर हमने ये number of poles अगर constant ग्रहित धरे हैं, then the only way to change the synchronous speed is to change the stator supply frequency. अगर number of poles अपनी constant है तो हम synchronous speed को कैसे change कर सकते हैं? एक तो हमें क्या करना है, उसका synchronous speed change करने के लिए हमें वहां पे क्या करना होगा, stator supply frequency को change करना होगा, यानी F1 की वैल्यू हमें change करनी होगी. क्लियर है? Now this equation shows that the speed of induction motor can be varied by varying the stator frequency. ठीक है, तर या फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला काय लक्षात येत आहे की जर नंबर ऑफ पोल्स आपण कॉन्स्टंट गृहीत धरले तर सिंक्रोनस स्पीड आपल्याला चेंज करता येते. कशी चेंज करता येते, तर तिथली स्टेटर सप्लाय फ्रिक्वेन्सी आपल्याला चेंज करून तिथली सिंक्रोनस स्पीड चेंज करता येते. ठीक आहे, तर ही सिंपल पहिली इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक आहे, दॅट इज सिंक्रोनस स्पीड. नाउ सेकंड इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक इज स्लिप. It is denoted by S. So we know that on loading, the induction motor slows down to produce a required torque. जब हम लोड कनेक्ट करते हैं इंडक्शन मोटर को, तब इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होती है, स्लो डाउन होती है. क्यों स्लो डाउन होती है? क्योंकि वहां पे रिक्वायर्ड टॉर्क प्रोड्यूस होना चाहिए, तो उसकी वजह से इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या होती है, अपनी स्लो डाउन होती है. ठीक आहे, तर जेव्हा आपण इंडक्शन मोटरला लोड कनेक्ट करतो तेव्हा इंडक्शन मोटरची स्पीड आपली स्लो डाऊन होते, कारण तिथं त्या मोटरनं रिक्वायर्ड टॉर्क प्रोड्यूस केला पाहिजे, त्यामुळं मोटरची स्पीड आपली स्लो डाऊन होत असते. ठीक आहे, याची डेफिनेशन आहे सिंक्रोनस स्लिपची. द डिफरन्स बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड अँड ऍक्च्युअल स्पीड इज इंडिकेटेड बाय द स्लिप. जो सिंक्रोनस स्पीड आणि ऍक्च्युअल स्पीड मधला जो डिफरन्स आहे त्याला आपण स्लिप असं म्हणतो. ठीक आहे, म्हणून पर्सेंटेज स्लिपचा फॉर्म्युला आहे S इज इक्वल टू NS मायनस N डिवायडेड बाय NS इंटू 100%. लास्ट लेक्चर मध्ये इथं थोडीशी प्रिंट मिस्टेक झाली होती, मी सांगितलं होतं तुम्हाला, तर इथं करेक्शन केलेलं आहे मी. S इज इक्वल टू NS मायनस N डिवाइडेड बाय NS इंटू 100, ये है परसेंट स्लिप सा फॉर्मूला. और उसकी डेफिनेशन क्या बोली मैंने, डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड. सिंक्रोनस स्पीड यानी किसकी स्पीड है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, और एक्चुअल स्पीड N से डिनोट किया है, और ये जो स्पीड है होती है एक्चुअल स्पीड, वो होती है रोटर की स्पीड. ये ध्यान में रखो, और उसके हिसाब से यहाँ पे स्लिप का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है NS माइनस N डिवाइडेड बाय NS इंटू 100. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है, द वैल्यू ऑफ स्लिप विल वैरी बिटवीन 0 एंड 1. ये जो स्लिप है उसकी वैल्यू कभी भी 0 एंड 1 के बीच में ही वैरी होती है फॉर द मोटरिंग ऑपरेशन. मोटरिंग ऑपरेशन के लिए ये स्लिप की वैल्यू कभी भी 0 और 1 के बीच में ही वैरी होती है. ठीक है, सो एट स्टैंड स्टिल यहाँ पे दो कंडीशन आपको चेक करने हैं. एक होता है स्टैंड स्टिल कंडीशन, तो स्टैंड स्टिल यानी स्टेशनरी. ठीक है, इसका मीनिंग ध्यान में रखो, स्टैंड स्टिल का मतलब है स्टेशनरी. तो स्टेशनरी यानी एक्चुअल स्पीड कितनी रहेगी अपनी, N इज इक्वल टू 0 रहेगा. अगर N इज इक्वल टू 0 रहेगा तो N की वैल्यू अगर यहाँ पे मैंने 0 रख दी तो स्लिप की वैल्यू कितनी आएगी, ये NS NS कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्लिप की वैल्यू 1 आ जाएगी. क्लियर है, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन यानी अपनी स्टेशनरी कंडीशन है, तो वहां पे एक्चुअल स्पीड यानी N की वैल्यू 0 रहेगी, तब आपकी स्लिप कितनी मिलेगी आपको, 1. और रनिंग कंडीशन यानी N की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, NS इक्वल में हो जाएगी. आइडियली हमने बोला था, राइट, but we know that practically it is not possible, but we will consider at running condition N is equal to NS. N की वैल्यू अगर NS पुट कर दी मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन में स्लिप के, तो NS माइनस NS क्या हो जाएगा आपका, 0 अपन एनीथिंग, रिजल्ट 0 रहेगा, तो स्लिप कितनी मिलेगी अपनी को, 0. तो एट रनिंग कंडीशन N इज इक्वल टू NS हो गया, तब स्लिप कितनी मिलेगी आपको, 0 मिलेगी. सो द स्लिप डिक्रीजेस एज द मोटर स्पीड इंक्रीजेस. तो वहां पे स्लिप डिक्रीज हो जाती है आपकी, और मोटर की स्पीड क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द स्लिप विल बी ग्रेटर देन 1 फॉर प्लगिंग रीजन. स्लिप की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है प्लगिंग रीजन के लिए, एंड द स्लिप विल बी नेगेटिव फॉर द इंडक्शन मोटर टू ऑपरेट एज अ जनरेटर. अगर इंडक्शन मोटर को आपको जनरेटर बोल के
उसको ऑपरेट करना है, तब आपकी स्लिप क्या होनी चाहिए, निगेटिव्ह होनी चाहिए. ठीक आहे. या दोन कंडिशन लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो. स्टँड स्टील कंडिशनला, स्टँड स्टील म्हणजे स्टेशनरी कंडिशनला यांची व्हॅल्यू 0 घ्यायची आहे आणि यांची व्हॅल्यू जर इथं पुट 0 केली आपण तर स्लिप किती मिळते आपल्याला 1. आणि यांची व्हॅल्यू जर एनएस पुट केली आपण तर स्लिप किती मिळते आपल्याला 0. ही रनिंग कंडिशन आहे आपली. आणि स्लिपची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 मिळते आपल्याला प्लगिंग रिजन मध्ये. आणि स्लिप ही निगेटिव्ह असते जेव्हा इंडक्शन मोटर आपली जनरेटर म्हणून ऑपरेट होत असते. हा जो पॉइंट आहे आपला, स्लिपची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 कधी मिळते आणि स्लिपची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आपल्याला कधी मिळते, हे आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये, अपकमिंग लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. टॉर्क स्पीड किंवा टॉर्क स्लिप कॅरेक्टरिस्टिक जे आहेत इंडक्शन मोटरच्या, त्यामध्ये हा पॉइंट आपल्याला क्लिअर होणार आहे. क्लिअर आहे. तर ही आहे सेकंड इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक. त्यानंतर आपण हे स्लिपचा फॉर्म्युला आताच वरती पाहिला तुम्ही. स्लिपच्या फॉर्म्युल्यावरून आपण ऍक्च्युअल स्पीड सुद्धा काढू शकतो. ऍक्च्युअल स्पीड एन कॅन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एस. एसच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला ऍक्च्युअल स्पीड कशी मग एक्सप्रेस करता येईल, तो एन इज इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा अपना एन एस इन ब्रैकेट 1 माइनस एस. ये जो ऊपर का फॉर्मूला है, इससे ही आप ये एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. यहाँ पे दिया है देखो एन एस, एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन डिवाइडेड एन एस है. तो एन एस इधर जाएगा तो क्या होगा, एस इंटू एन एस, और यहाँ पे एन एस है. ठीक है. तो उसमें से एन एस कॉमन निकलेगा आपका, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस एस बचेगा. तो एक्चुअल स्पीड का फॉर्मूला मिलेगा अपने को इन टर्म्स ऑफ एस, दैट इज एन इज इक्वल टू एन एस इन ब्रैकेट 1 माइनस एस. उससे हम रिलेटिव स्पीड को भी डिफाइन कर सकते हैं. द रिलेटिव स्पीड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर. जो सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड का जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी माइनस साइन लेना है, तो ये जो दोनों का डिफरेंस है उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड. क्लियर है. तो ये सेकंड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक थी. अभी थर्ड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस ईएमएफ. इट इज डिनोटेड बाय एफआर. एफआर से हम डिनोट करते हैं. नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस ईएमएफ. रोटर इंड्यूस ईएमएफ बोल रहा है और रोटर इंड्यूस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी हमें डिराइव करनी है. उसका फॉर्मूला है एक छोटा सा. सो हियर अ 3-फेज वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन दी रोटर वाइंडिंग. अपने को मालूम है एक 3-फेज वोल्टेज इंड्यूस होता है रोटर वाइंडिंग में. वर्किंग प्रिंसिपल में बोला था मैंने कैसे कैसे होता है वर्किंग प्रिंसिपल. सो ड्यू टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन रोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो रिलेटिव वेलोसिटी है रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उसकी वजह से रोटर वाइंडिंग में एक 3-फेज वोल्टेज इंड्यूस होता है. ठीक है. और वो जो 3-फेज इंड्यूस वोल्टेज है रोटर वाइंडिंग में का, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दी स्लिप. सो द नेक्स्ट पॉइंट दिया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वोल्टेज इज डिपेंड ऑन दी स्लिप. यस. सो उसका फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला है एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू F1. ठीक है. एफ आर आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी रहेगी, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस ईएमएफ रहेगा. यस आपकी स्लिप रहेगी. F1 आपकी स्टेटर सप्लाय फ्रीक्वेंसी रहेगी. क्लियर आहे. समजलं विद्यार्थी मित्रांनो. यामध्ये मी काय सांगितलं पहा की फ्रिक्वेन्सी ऑफ रोटर इंड्यूस ईएमएफ एफआर म्हणजे काय, आपल्याला माहित आहे रोटर वाइंडिंग मध्ये एक 3-फेज वोल्टेज इंड्यूस होत असतं. वर्किंग प्रिन्सिपल मध्ये पाहिलेलं आहे आपण हे. रोटर वाइंडिंग मध्ये एक 3-फेज वोल्टेज इंड्यूस होत असतं. कशामुळे 3-फेज वोल्टेज इंड्यूस होत असतं, कारण तिथली जी रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी आहे रोटर मधली आणि रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड मधली, त्या रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीमुळे त्या रोटर वाइंडिंग मध्ये एक 3-फेज वोल्टेज इंड्यूस होत असतं. आणि त्या 3-फेज वोल्टेज जे इंड्यूस होतं रोटर वाइंडिंग मध्ये, त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला आपण एफ आर ने डिनोट केलेली, आणि त्या एफ आर चा फॉर्म्युला इथे एस इंटू F1 लिहिलेला. ठीक आहे. एफ आर म्हणजे रोटर फ्रिक्वेन्सी, तुम्ही म्हणू शकता याला फ्रिक्वेन्सी ऑफ रोटर इंड्यूस ईएमएफ किंवा रोटर फ्रिक्वेन्सी म्हणा, आणि एस इज स्लिप, F1 म्हणजे स्टेटर सप्लाय फ्रिक्वेन्सी. आता या इक्वेशनवरून आपण परत इथं स्टँड स्टील आणि रनिंग कंडिशन चेक करणार आहे. तर आपल्याला माहित आहे स्टँड स्टील कंडिशनला यांची व्हॅल्यू किती पुट केली होती आपण, 0. आता यांची व्हॅल्यू जर 0 पुट केली तेव्हा आपल्याला एस ची व्हॅल्यू किती मिळाली होती, 1. आता 1 जर व्हॅल्यू इथं पुट केली तर एफ आर ची व्हॅल्यू किती मिळणार आहे आपल्याला, 1. तर स्टँड स्टील कंडिशनला एफ आर इज इक्वल टू F1 व्हॅल्यू मिळते आपल्याला. आणि रनिंग कंडिशनला आपल्याला माहित आहे एन इज इक्वल टू एन एस होतं. ठीक आहे. एन इज इक्वल टू एन एस होतं.
त्यावेळेस स्लिपची व्हॅल्यू किती मिळाली होती आपल्याला 0. तर एस इज इक्वल टू जर या इक्वेशन मध्ये 0 पुट केली व्हॅल्यू तर एफ आर ची व्हॅल्यू सुद्धा किती येणार आहे 0 इंटू F1 म्हणजे एफ आर ची व्हॅल्यू आपली 0 येणार आहे रनिंग कंडिशनला. क्लिअर आहे. सो ऍज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रोटर इंड्यूस्ड व्होल्टेज is proportional to slip. Frequency of rotor induced EMF is proportional to slip, so it is called as slip frequency. उसको slip frequency भी बोलते हैं. ठीक है, ये समझ में आपको. ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैंड स्टिल और रनिंग कंडीशन. स्टैंड स्टिल कंडीशन में हम n इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं 0. जब हम n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो स्लिप की वैल्यू कितनी आई थी हमारी s इज इक्वल टू 1. अगर s की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करते हो तो fr की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को F1. ये हो गया स्टैंड स्टिल. रनिंग कंडीशन में वी नो दैट n इज इक्वल टू ns बन जाता है. ठीक है, n की वैल्यू ns के इक्वल में होती है तब स्लिप अपने को 0 मिलती है. और अगर स्लिप की वैल्यू 0 पुट करते हैं रनिंग कंडीशन में तो fr की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 इंटू F1. तो fr कितना मिलेगा अपने को 0. क्लियर है ये. तो ये है आपकी थर्ड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक. और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज की वो स्लिप को प्रोपोर्शनल है. ये फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं. तो उसकी वजह से उसको बोलते हैं स्लिप फ्रीक्वेंसी. दूसरा नाम है उसको स्लिप फ्रीक्वेंसी. ठीक है. देन फोर्थ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द रोटर. रोटर में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे डिराइव करना है. तो एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में वी नो दैट n इज इक्वल टू 0 होता है. तो रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज पर फेज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में उसका फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे E2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 इंटू E1. व्हाट इज E2? E2 इज द रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज. ठीक है, अभी इसके बाद जो भी सफिक्स आएंगे ठीक है उसके हिसाब से हमें वो पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करने होंगे. ठीक है, तो जहां जहां सफिक्स आपको 2 दिखेगा वो ध्यान में रखो रोटर साइड के पैरामीटर्स होंगे. और जहां पे सफिक्स 1 रहेगा आपका वो स्टेटर साइड के पैरामीटर्स होंगे. जैसे हमने यहाँ पे F1 बोला था स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी और FR बोला था रोटर फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे F2R भी बोल सकते हो रनिंग कंडीशन के लिए. ठीक है, तो E2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 इंटू E1. तो E2 क्या है अपना? E2 आपका रोटर इंड्यूस्ड वोल्टेज है. ठीक है, N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द रोटर वाइंडिंग. ठीक है, N2 आपकी नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे रोटर वाइंडिंग के. N1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग. ठीक है, देन E1 इज द स्टेटर सप्लाई वोल्टेज पर फेज बोलते हैं. ठीक है, E1 इज द स्टेटर सप्लाई वोल्टेज पर. क्लियर है. तो ये सारे मीनिंग है इसके. तो ये आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन रहेगा. स्टैंड स्टिल में n की वैल्यू कितनी रखनी है 0. अबव इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. ये जो इक्वेशन हमने देखा है ये ट्रांसफॉर्मर जैसा ही इक्वेशन है. हमने CNE सब्जेक्ट में पढ़ा था. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दैट इज E2 बाय E1 इज इक्वल टू N2 बाय N1 लिखा था हमने. इक्वेशन ऐसा ट्रांसफॉर्मर में वेयर द सेकेंडरी वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द टर्न्स रेशियो ऑफ द वाइंडिंग. यहाँ पे सेकेंडरी जो वोल्टेज है अपना सेकेंडरी वोल्टेज ये जो है ये किसको प्रोपोर्शनल है? टर्न्स रेशियो यानी N2 बाय N1 को प्रोपोर्शनल है. ठीक है, टर्न्स रेशियो ऑफ द वाइंडिंग्स. Secondary voltage is proportional to the turns ratio of the winding. So here the rotor induced EMF at standstill is proportional to the turns ratio. तो standstill में कंडीशन में रोटर इंड्यूस EMF किसको प्रोपोर्शनल है? आपके टर्न्स रेशियो को, दैट इज N2 by N1 को. So here the induction motor is therefore known as a rotating transformer. तो उसकी वजह से इंडक्शन मोटर को दूसरा नाम दिया गया है यहाँ पे रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर को, क्योंकि उसका इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर जैसा है उसकी वजह से उसको रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हैं. ठीक है, अभी रनिंग कंडीशन में इंड्यूस वोल्टेज अंडर रनिंग कंडीशन इट इज डिनोटेड बाय E2R. ठीक है, तो इसमें क्या दिया है देखो कि व्हेन द रोटर एक्सेलरेट्स, जब रोटर अपना एक्सेलरेट होता है यानी रोटेट होना स्टार्ट होता है, देन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर डिक्रीजेस. तब जो रिलेटिव वेलोसिटी है अपने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर में की वो डिक्रीज होती आहे. जेव्हा रोटर आपला ऍक्सेलरेट होतं म्हणजे जेव्हा रोटर हे रोटेट व्हायला स्टार्ट होतं तेव्हा रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी जी आहे आपली रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आणि रोटर मधली
ती डिक्रीज होते. सो दिस विल रिड्यूस द इंड्यूस व्होल्टेज इन द रोटर वाइंडिंग. ठीक आहे. आता रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी डिक्रीज झाली की तिथलं रोटर इंड्यूस व्होल्टेज सुद्धा काय होणार आहे आपलं रिड्यूस होणार आहे रोटर वाइंडिंग मधलं. क्लियर है. यहाँ पे रोटर इंड्यूस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा आपका रोटर वाइंडिंग में का रिड्यूस हो जाएगा. सो द रोटर इंड्यूस वोल्टेज पर फेज अंडर रनिंग कंडीशन इज गिवन बाय रोटर इंड्यूस वोल्टेज पर फेज जो है अंडर रनिंग कंडीशन में उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है आगे. तो E2R आपका रोटर इंड्यूस वोल्टेज पर फेज रहेगा रनिंग कंडीशन का. ठीक है. तो हियर फॉर्मूला दिया है E2R डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू NS माइनस N डिवाइडेड बाय NS, क्योंकि E2 इज प्रोपोर्शनल है NS इंटू N को, NS माइनस N को. ठीक है. E2 इज प्रोपोर्शनल टू NS माइनस N, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी ये आपकी. ठीक है. रिलेटिव वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको. देन E2 को किसको प्रोपोर्शनल रहेगा NS को. E2 इज आपका रोटर इंड्यूस वोल्टेज रहेगा और NS आपका सिंक्रोनस स्पीड रहेगा. E2 इज प्रोपोर्शनल टू NS है, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड. ठीक है. तो E2R डिवाइडेड बाय E2, तो E2R किसको प्रोपोर्शनल है NS माइनस N को, और E2 किसको प्रोपोर्शनल है NS को. तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका E2R डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू NS माइनस N डिवाइडेड बाय NS. तो यह रहेगा आपका रोटर इंड्यूस वोल्टेज अंडर रनिंग कंडीशन. समझ में आया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट E2R डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है NS माइनस N डिवाइडेड बाय NS, ये किसका फॉर्मूला है स्लिप का. तो हम इसके बजाय स्लिप भी लिख सकते हैं यहाँ पे. तो E2R का फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने को. E2R इज इक्वल टू S इंटू E2. E2R इज इक्वल टू S इंटू E2 रहेगा फॉर्मूला. क्लियर है. नाउ एज कैन बी सीन फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ पे भी स्टैंड स्टिल और रनिंग कंडीशन में हमें वैल्यू चेक करने हैं. तो हमें मालूम है स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप की वैल्यू कितनी है 1. तब यहाँ पे 1 पुट करेंगे अपन, तो E2R का फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने को. E2R इज इक्वल टू E2 मिलेगा. और रनिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि N की वैल्यू NS होती है, तो स्लिप अपनी 0 बनती है. तो ये अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो E2R कितना मिलेगा अपने को 0 मिलेगा. क्लियर है. नाउ दस द रोटर इंड्यूस वोल्टेज फ्लक्चुएट्स बिटवीन 0 एंड E2 for the rotor speeds between N is equal to NS and N is equal to 0. तो रोटर इंड्यूस वोल्टेज अपना क्या हो रहा है फ्लक्चुएट हो रहा है. किसके बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है 0 और E2 के बीच में. यहाँ पे E2R 0 है और यहाँ पे E2R क्या है E2. तो 0 और E2 के बीच में अपना रोटर इंड्यूस वोल्टेज क्या हो रहा है फ्लक्चुएट हो रहा है फॉर द स्पीड्स बिटवीन N is equal to NS and N is equal to 0. समजलं. तर हा E2R चा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. तिथं स्टँड स्टिल कंडिशन आणि रनिंग कंडिशन प्रत्येक याच्यासाठी आपण चेक करतोय, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. नाउ 5वी इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक आहे रोटर रेजिस्टन्स. इट इज डिनोटेड बाय R2. नाउ लेट R2 बी द रोटर रेजिस्टन्स पर फेज ऍट स्टँड स्टिल कंडिशन. R2 हे रोटर रेजिस्टन्स आहे आपलं स्टँड स्टिल कंडिशनचं. अँड लेट F बी द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रोटर EMF. आणि F काय है अपनी फ्रीक्वेंसी है रोटर EMF ची. यहाँ पे R2 क्या है अपना रोटर रेजिस्टेंस पर फेज की वैल्यू है स्टैंड स्टिल कंडीशन की, और F क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर EMF, यानी FRP बोल सकते हैं हम आप इसको. ठीक है. सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटर फ्रीक्वेंसी ऑन द रोटर रेजिस्टेंस. यहाँ पे ये रोटर फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है रोटर रेजिस्टेंस पे. ध्यान में रखो. रोटर फ्रिक्वेन्सीचा कुठलाच इफेक्ट या रोटर रेजिस्टन्स वरती होत नाही. त्यामुळं मीन्स रोटर रेजिस्टन्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्यामुळे रोटर रेजिस्टन्स आपलं कॉन्स्टंट राहतं ऍट R2 ओहम पर फेज. त्याची व्हॅल्यू आहे ऍट R2 ओहम पर फेज इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर. म्हणजे इथं स्टँड स्टिल आणि रनिंग कंडिशनला दोन्ही कंडिशनला रोटर रेजिस्टन्स आपला काय राहणार विद्यार्थी मित्रांनो कॉन्स्टंट राहणार आहे, कारण रोटर फ्रिक्वेन्सीचा कुठलाच इफेक्ट रोटर रेजिस्टन्स वरती होत नाही. त्यामुळे स्टँड स्टिल आणि रोटर कंडिशनला रोटर रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू एवढीच राहणार आहे R2 ओहम पर फेज. क्लिअर आहे. ही झाली 5वी इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक. 6वी आहे रोटर रिएक्टन्स. रोटर रिएक्टन्स ऍट स्टँड स्टिल कंडिशन. सो लेट X2 be the rotor reactance per phase at standstill condition. So the rotor frequency at standstill is, we know that rotor frequency at standstill condition, that is FR is equal to F1 म्हटलं होतं आपण standstill condition ची. ठीक आहे. Now
रिएक्टन्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, जनरल फॉर्म्युला x इज इक्वल टू 2πf म्हणतो आपण. ठीक आहे, रिएक्टन्सचा फॉर्म्युला काय म्हणतो आपण, 2πf. ठीक आहे. रिएक्टन्सची डेफिनेशन काय सांगता येईल विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला, जशी रेजिस्टन्सची सांगतो आपण, ती रेजिस्टन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. तर रिएक्टन्सची डेफिनेशन तशीच आहे रेजिस्टन्स सारखी, की इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस एनी चेंज इन करंट म्हणतो आपण. ठीक आहे, विच अपोजेस दी चेंज इन करंट. ठीक आहे. रिएक्टन्स, रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स ह्या डेफिनेशन मध्ये सगळ्यांना कन्फ्युजन होतं. कन्फ्युजन व्हायला नाही पाहिजे आपल्याला. रेजिस्टन्सची डेफिनेशन आहे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. इंडक्टन्सची डेफिनेशन आहे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस एनी चेंज इन करंट असं म्हणतो आपण. आणि रिएक्टन्सची अशी डेफिनेशन आहे की इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. ठीक आहे, it is also the property of a material which opposes the alternating current, म्हणतो आपण. इथं पर्टिक्युलर करंट मेन्शन केलेला लक्षात घ्या. रिएक्टन्स इज डिफाइंड ॲज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच opposes the alternating current offered by. आता ऑफर्ड बाय म्हटल्यावर आपल्याला एकतर रिएक्टन्सचे टाइप्स आपल्याला माहिती पाहिजे. ठीक आहे, एक तर आपला इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स आहे आणि दुसरा आहे कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स. तर जर इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स घेतला तर करंटला अपोजिशन, अल्टरनेटिंग करंटला अपोजिशन तिथला इंडक्टर करेल, आणि जर कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स जर घेतला तर तिथला अल्टरनेटिंग करंटला अपोजिशन हे आपला कॅपॅसिटर करेल. ठीक आहे, म्हणून रिएक्टन्सची डेफिनेशन या आपल्याला अशा सांगता येतील, दी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेस दी अल्टरनेटिंग करंट ऑफर्ड बाय inductor or capacitor depending on the types of reactances. म्हणून इथे X2 चा फॉर्म्युला आहे आपला ओमेगा एल म्हणतो आपण याचा इंडक्टिव्ह रिएक्टन्सचा फॉर्म्युला, आणि कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्सचा फॉर्म्युला आपण 1/ओमेगा c असं म्हणतो. ठीक आहे, तर इथे जनरल फॉर्म्युला आपण ओमेगा जर कन्सिडर केला ओमेगा एल, तर X2 इज इक्वल टू ओमेगाचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला 2πf असतो. सो X2 इज इक्वल टू काय झाला आपला 2πf1 इंटू L2 लिहिलेलं आहे आपण ओहम पर फेज. सो दिस इज दी रोटर रिएक्टन्स अंडर स्टँड स्टिल कंडिशन. नाउ अंडर रनिंग कंडिशन, इन द रनिंग कंडिशन द रोटर फ्रिक्वेन्सी ऑफ रोटर व्होल्टेज इज FR इज इक्वल टू S इंटू F1. ठीक आहे, रनिंग कंडिशन मध्ये आपल्याला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सी जी आहे रोटर व्होल्टेजची ती काय आहे आपली FR इज इक्वल टू S इंटू F1 म्हणलं आपण. ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी है होती है रोटर वोल्टेज की रनिंग कंडीशन में वो FR इज इक्वल टू S इंटू F1 होती है. तो रोटर रिएक्टेंस इन रनिंग कंडीशन इज डिनोटेड बाय X2R इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा X2R इज इक्वल टू. ठीक है, अभी यहाँ पे हमने F1 लिखा था स्टैंड स्टिल कंडीशन, ये ध्यान में रखो. X2 इज इक्वल टू स्टैंड स्टिल कंडीशन का ये रोटर रिएक्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 2πf1 लिखा था यहाँ पे इंटू L2. अभी रनिंग कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे हम, रनिंग कंडीशन में X2R लिखेंगे, यहाँ पे 2π और यहाँ पे FR, F1 की वजह यहाँ पे FR लिखेंगे इंटू L2. लेकिन FR का फॉर्मूला मालूम है अपने को, यहाँ पे S इंटू F1 है, तो यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, तो क्या मिलेगा 2πS इंटू F1 इंटू L2. अभी इसमें इसे S अगर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा फॉर्मूला 2πf1 इंटू L2. लेकिन 2πf1 इंटू L2 किसका फॉर्मूला है X2 का, तो S इंटू X2 रहेगा. तो X2R का फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने को रनिंग कंडीशन में, X2R इज इक्वल टू S इंटू X2. क्लियर है. सो दिस इंडिकेट दी रोटर रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप. तो इस फॉर्मूले से हम क्या बोल सकते हैं, रोटर रिएक्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप को. नाउ इट इज मैक्सिमम एट स्टैंड स्टिल, दैट इज S इज इक्वल टू 1. ये मैक्सिमम रहेगा स्टैंड स्टिल कंडीशन में S इज इक्वल टू 1 के लिए, और रिड्यूसेस विथ इंक्रीज इन स्पीड. जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होते जाएगी वो रिड्यूस होते जाएगा आपका रोटर रिएक्टेंस ड्यू टू द रिडक्शन इन S, क्योंकि रिडक्शन होता है S में स्लिप में, तो इसकी वजह से वो भी रिएक्टेंस भी आपका रिड्यूस होता जाएगा. ठीक है, तो now we will stop here because our 3 electrical characteristics है.
ठीक है, टोटल 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम यहाँ पे रुकेंगे और बाकी की जो 3 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अब तक के जो भी 6 महीने आपको इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अभी एक्सप्लेन किए हैं उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll meet again in the next lecture. Okay, thank you very much.